हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 7 में लेसन नंबर 12 मोशन एंड टाइम है, उसका लास्ट टॉपिक है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम लेसन नंबर 11 करेंगे, क्योंकि ये लेसन नंबर 11 है वो हमने नहीं करा था, तो आज वो लेसन भी स्टार्ट करने वाले। तो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल लेसन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम टाइम एंड डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हाउ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विथ द टाइम। मतलब कोई भी मूविंग चीज़ है वो कितना डिस्टेंस है वो काटती है, कितने टाइम में वो देख सकते हैं। इट हैज़ टू एक्सेस और लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये ग्राफ है, उसको दो लाइन्स होती है, उसकी ये दो लाइन होती है, वो क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच होती है। उसमें द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो आड़ी लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड उसको क्या हम देखते हैं, उससे हम टाइम, यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे। फिर दूसरा, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द रिप्रेजेंट डिस्टेंस। और ये जो वाई है ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन है, वो क्या दिखाती है कि ये हमारा डिस्टेंस दिखाती है। ये लाइन में डिस्टेंस देखते हैं और ये लाइन में टाइम देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब जो हम डिस्टेंस है वो हम कितने टाइम में कितना काटते हैं, वो सीधा नहीं होता है। कभी हमारी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है और कभी स्लो होती है। तो टेबल गिवन बिलो शो द डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग कार। यहाँ पे मूविंग कार है, ये आपका एक चार्ट है, उसमें दिखाया है यूनिफॉर्म मोशन में मतलब फुल स्पीड में सबकी, मतलब पूरा एक टाइम दिया है, उसमें पर्टिकुलर वो टाइम कितना डिस्टेंस काटता है वो चीज़ वो दिखाती है। तो यहाँ टेबल में दिखा है सीरियल नंबर, टाइम इन द सेकंड, टाइम को सेकंड में लिखना है, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें मीटर में लिखना है। फिर सीरियल नंबर 1 से 6 है, तो सबसे पहले 0 टाइम था, तभी हमने कुछ भी डिस्टेंस नहीं काटा था। फिर 4 मिनट्स हुए, 4 सेकंड्स हुई, तो 4 सेकंड्स में हमने 5 मीटर का डिस्टेंस काटा। फिर 8 मिनट हुई, 8 सेकंड्स हुई, तो यहाँ पे लिखना है। फिर 12, 16 एंड 20। फोर, 8, 12, 16 एंड 20 ये क्या है, टाइम है, कितनी सेकंड में हमने काटा है वो टाइम। और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें किस में लिखना है, मीटर में। तो सबसे पहले 0 मीटर, फिर 5, फिर 10, फिर 15, 20 एंड 25। तो जब 0 टाइम था, जब स्टार्ट नहीं करा था, तो हमने कोई भी डिस्टेंस नहीं काटा है। फिर जब हमने 4 सेकंड हुई तो हमने 5 मीटर डिस्टेंस काटा। फिर 8 मिनट हुई तो हमने 10 डिस्टेंस काटा। तो टू मेक अ ग्राफ रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन द suitable axis of the graph. The horizontal axis represent time and the vertical axis represent the distance. ये ग्राफ है, उसमें x एक्सिस है वो टाइम दिखाता है और y एक्सिस है वो डिस्टेंस दिखाता है। मेंशन द यूनिट एंड द suitable scales for both the axes. और उसके लिए हम यूनिट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइम की जगह पे अगर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं, तो वेजिटेबल्स को हम किलो में काउंट करते हैं, तो उसका यूनिट केजी हमें पीछे लिखना पड़ता है।
For example, for x axis let 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए हमने कितना 1 सेंटीमीटर लिखा है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। और यहाँ पे y के लिए हमने क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 5 मीटर। ये 1 मीटर, ये 1 एरा है वो क्या है 5 मीटर का है, दूसरा पॉइंट है वो दूसरा 5 मीटर का है, और यहाँ पे क्या है कि 4 सेकंड का है। Some points to be kept in the mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, चूज अ स्केल सो एज टू द यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। आपको स्केल का यूज़ करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम पार्ट है इसके पूरा पेज का वो यूज़ करना है। कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज़ ऑफ द ईच क्वांटिटीज़। मतलब कितना ज़्यादा है, ज़्यादा 20 है और कितना स्लो है तो 4 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कीप इन द माइंड इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट द स्केल चूजन इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूएबल ऑन द ग्राफ। आपको क्या करना है कि उसका ग्राफ ड्रॉ करा है तो उसका सामने वैल्यूएबल उसका मेज़र लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो हाइट लिखते हैं तो हाइट हम किस में मेज़र करते हैं, फीट में मेज़र करते हैं। उसको अगर हम मीटर में या फिर किलो में नहीं मेज़र कर सकते, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ग्राफ है वो गलत होगा। मार्क द वैल्यूज़ फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन। आपने जो माप चूज़ करा है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट है उसका 4 मतलब 4 होते हैं, यहाँ पे हमारा 1 सेकंड पूरा, यहाँ पे 8 है तो हमारा दूसरा सेकंड। वैसे हमने जो पूरा डिस्टेंस हमने करेक्ट करा है वो स्केल है वो करेक्ट होना चाहिए। जॉइंट ऑल द मार्क्स पॉइंटेड विद द पेंसिल एक्सटेंडिंग द लाइन टू 0 सेकंड एंड 0 डिस्टेंस दैट इज पॉइंट 0। 0 पॉइंट के अलावा आपको सब पार्ट को एक दूसरे के साथ यहाँ पे जॉइंट करना है। You will observe that the distance time graph of a body moving in a uniform motion is always a straight line as shown in the figure। मतलब हमारा जो पूरा ग्राफ है उसमें आप देखते हो कि एक स्पीड से हम पूरा डिस्टेंस है वो सीधे सीधे काटते हैं। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड है वो भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड भी चेक कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द perpendicular from the a point and the line to both the axes, the point at the which the perpendicular meets and exits given corresponding values of the distance and time. By the using this speed of the car is shown given example come out to be speed is equal to 15 meter by 12 seconds is equal to 1.25 meter by second। मतलब हम है जो हमने यहाँ पे लिखा है 4, 5, 10, 8 ये सब क्या है कि हम इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितने टाइम में कितनी स्पीड है, कितना डिस्टेंस है वो हमने कट करा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमने उसकी स्पीड पता नहीं है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। लेट्स सपोज अ कार इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक्सपेरिमेंट एक काम करते हैं कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब उसकी स्पीड हमें पता नहीं है और एक कार है वो आगे बढ़ती है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। वो सबसे पहले 2 सेकंड में कार है वो कितना डिस्टेंस काटती है तो 5 मीटर्स। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम x बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम y लिखते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है।
डिस्टेंस कवर बाय कार एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय कार। यहाँ पे टाइम लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। तो कार ने सबसे पहले क्या करा कि कार ने सबसे पहले 5 मीटर इन द 2 सेकंड्स, 5 मीटर है वो 2 सेकंड में काटा डिस्टेंस। फिर 4 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, उसके बाद की 2 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस काटा, तो 4 मीटर का। फिर क्या हुआ, 4 मीटर मतलब यहाँ पे नीचे लिखना है। 7 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, फिर कार ने 7 मीटर का डिस्टेंस काटा और 2 सेकंड्स में। फिर 2 मीटर इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, फिर कार ने 2 मीटर काटा डिस्टेंस कितने, दूसरी 2 सेकंड्स में। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले 4 मीटर, फिर वहाँ से उसने सबसे पहले 5 मीटर डिस्टेंस काटा, यहाँ से 4 मीटर, फिर यहाँ से फिर 7 मीटर, और फिर कितना आता है 2 मीटर। मतलब ये पूरा हमारा ग्राफ है वो गलत बनता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट द स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन ऑन जॉइनिंग द पॉइंट्स एज शोन ऑब्टेन इन द अर्लियर केस। मतलब देखो, सबसे पहले कार ने 5 मीटर इन 2 सेकंड, सबसे पहले इतनी स्पीड, फिर 4 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड, 4 मीटर है वो दूसरी 2 सेकंड में, उसके बाद 7 मीटर इन द नेक्स्ट 2, 7 मीटर है वो नेक्स्ट, एंड लास्ट में तो ये क्या हुआ, हमारा जो ये पूरा माप है हम देखते हैं तो वो पूरे स्ट्रेट लाइन में वो स्पीड में नहीं चलती है कार। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम मैप ड्रॉ करेंगे तो हमारा मैप कैसा लगेगा, यू विल बी फाइंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन ऑन द जॉइनिंग द पॉइंट एज यू ऑब्टेन इन द अर्लियर केस। आपने देखा कि यहाँ पे हमारी स्पीड है वो देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ पे हमारी स्पीड स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इट शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कार है हमारी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड में चलती है। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द टाइम एक्सिस। और इसी तरह हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में चलता है जब वो यूनिफॉर्म मोशन में काम करता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। उसका नीचे है टाइम टू आंसर, सर्कल द करेक्ट वर्ड अमंग द टू गिवन इन द बोल्ड टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है कि जो करेक्ट है वहाँ पे। When an object is a rest, the distance time graph is a straight line. यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट मतलब उसकी स्पीड है वो नक्की है, इतनी मिनट में वो इतना डिस्टेंस काटता है। तो ये क्या है, तो वो स्ट्रेट लाइन में उसका जो पूरा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो स्ट्रेट के ऊपर राइट करना है। फिर सेकंड है, in a distance time graph the x axis और y axis represents time। तो जब हम ग्राफ दौड़ते हैं डिस्टेंस टाइम का तो हम हमारा कौन सा जो लाइन है जिसके ऊपर हम टाइम लिखते हैं, तो टाइम लिखते हैं x के ऊपर। तो x एक्सिस है उसके ऊपर आपको राइट करना है। फर्स्ट का आंसर में लिखना है स्ट्रेट, सेकंड का आंसर है x एक्सिस। फिर थर्ड, a body is said to be in the uniform or the non-uniform motion if it is covered unequal distance in the equal interval of time। इक्वल टाइम में अगर कोई चीज़ है वो अनइक्वल डिस्टेंस है वो मेज़र करती है तो ये उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड और टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस इज द करेक्ट रिलेशंस बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड द टाइम। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये सही है आंसर। फिर फिफ्थ, a speedometer और odometer indicates the speed of the vehicle। स्पीड है, हमें व्हीकल की चेक करनी है तो किसके थ्रू चेक करेंगे? तो स्पीडोमीटर, SPEEDOMETER, स्पीडोमीटर। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो लेसन नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज आपको आपकी ये बुक है इसमें भी कंप्लीट करनी है और साथ में आपको PDF में से देखकर आपकी FB में भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे लेसन नंबर 12 कंप्लीट करा है और लेसन नंबर 11 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 11 का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स है वो कैसे नया बना सकते हैं, प्लांट्स है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेट्स लर्न अबाउट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शंस। मतलब कितने टाइप से हम नया प्लांट बना सकते हैं। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लास्ट में है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। चलो प्रीवियस कनेक्ट। Like the animals, plants also reproduce to enable the continuity of their kind on the earth। एनिमल्स की जैसे प्लांट्स में भी क्या होता है कि जो उसकी कॉन्टिन्यूटी है वो बनाए रहते हैं। प्लांट से एक बार हमने यूज़ कर लिया, उखाड़ दिया तो दूसरा प्लांट भी उसके जैसा होता है। तो वो किसके लिए होता है? तो रिप्रोड्यूस होता है, तो उसका रीज़न है। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। जो प्लांट है उसमें फ्लावर होते हैं वो प्लांट है, अगर हमें उसके जैसा सिमिलर दूसरा प्लांट बनाना है तो उसके अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं। मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। मतलब जो पार्ट्स है प्लांट्स है उसके अंदर फ्लावर या फिर उसके सीड्स नहीं है तो वो प्लांट्स है उसे हम कैसे बना सकते हैं? तो उसके वेजिटेटिवली, मतलब उसके कोई बॉडी पार्ट्स है उसको कट करके लगाते हैं तो वहाँ पे भी वो प्लांट निकल सकता है। तो लेसन नंबर 11 है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लाइफ है वो बनाए रहती है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स। एक मेन है उसके जैसा दूसरा प्लांट है वो बनता है, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ ऑर्गेनिजम्स डोंट रिप्रोड्यूस देयर स्पेसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब जो चीज़ है उसको अगर लिविंग थिंग्स है और वो उसके जैसा सिमिलर दूसरी चीज़ नहीं बना सकती है तो वो उसका जो रहना है, टिकना, वो नाबूद हो जाता है। मतलब उसको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स है तो डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। मतलब डायनासोर है वो अभी नहीं है क्योंकि उसके जैसे डायनासोर है सब खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से दूसरे डायनासोर है वो हम देख नहीं सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, वो हमें अगर उसके जैसा बनाए रखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड्स बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस। ये लेसन में हम क्या सीखेंगे कि जो प्लांट्स है उसके जैसे दूसरे प्लांट्स है वो कैसे दूसरी मेथड्स है उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction in the plants takes place by various methods which can be categorized mainly into asexual reproduction and sexual reproduction। जो प्लांट्स होते हैं उसको 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं,
asexual reproduction and sexual reproduction. This mode of the reproduction involves the product of a new individual by a single parent. It does not involve the union of the sex cells. The new individual is identically to the parent. मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि जो कोई भी प्लांट है, मेन प्लांट है, उसके अंदर वो एक सिंगल होता है, वो एक सिंगल यूनिट की हेल्प से दूसरा प्लांट बना सकते हैं. Sexual reproduction is the mode of the reproduction involve the fusion of the two types of sex cells. Two sexes are involved to the produce a new individual which is not identically to either of the parent. It has features of both the parents. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूँ तो हम रोज़ है, रोज़ का प्लांट अगर हमें बनाना है, और या फिर तो हमने देखा है कि जो ऑरेंज होती है वो बड़ी साइज़ में होती है, तो उसका रीज़न क्या है कि लेमन के सीड्स एंड ऑरेंज के सीड्स है वो दोनों मिलाकर ज़मीन के अंदर डालते हैं तो बड़े फ्रूट मिलता है, बरोबर. तो ये क्या है, नींबू मिलता है तो वो बड़ा फॉर्म में मिलता है. तो ये क्या हुआ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से वो उसका टेस्ट लेमन के जैसा भी होता है और ऑरेंज जैसा वो बड़ा भी होता है. फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स है वो कैसे बनते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. असेक्सुअल है उसमें कितने टाइप्स है, मेनली 4 टाइप्स है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशंस, स्पोरुलेशंस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशंस. बडिंग मतलब जो हम पोटैटोज़ है उसके ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट्स के जैसे निकलते हैं उसे बडिंग बोलते हैं. फिर फ्रेगमेंटेशंस, फ्रेगमेंटेशंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसका अगर आपके उसके ऊपर अगर आप उसका है कोई भी पार्ट है उसके कट करते हो तो उसे फ्रेगमेंटेशंस बोलते हैं. स्पोरुलेशंस मतलब फणगो फूटवो. फॉर एग्जांपल मग है उसको अगर हम रात भर भिगो के रखते हैं फिर उसे कोई भी चीज़ के अंदर बांध के रखते हैं तो उसके अंदर से जो उसके जो रूट निकलते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन है. और वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस मतलब उसके कोई प्लांट है उसके कोई पार्ट है उसको कट करके हम न्यू प्लांट भी बना सकते हैं. और वो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस है उसके 2 टाइप्स है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली. नेचुरली बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स. स्टेम कट करो, रूट कट करो या फिर लीव्स को डाल लो तो उसकी वजह से न्यू प्लांट मिलता है, वो नेचुरली होता है. फिर आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली वो स्टेम कटिंग है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. तो स्टेम कटिंग कर सकते हो आप 2 चीज़ का, या फिर लेयरिंग एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ है रखो तो भी प्लांट मिलता है. और तीसरा है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एक दिया था रोज़ का एग्जांपल. अगर एक टाइप का रोज़ है उसका एक रूट और दूसरा रोज़ है उसका जो स्टेम होता है उसे कट करो, दोनों को बांध कर ज़मीन के अंदर रखो तो तीसरे टाइप का न्यू रोज़ मिलता है. तो ये क्या है, तो ग्राफ्टिंग. ये 3 टाइप्स होते हैं. तो मेनली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसके मेन 2 पार्ट्स है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो आज हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखना है. उसके मेन 4 पार्ट होते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशंस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशंस. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके 2 पार्ट्स है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली. नेचुरली बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स. आर्टिफिशियली तो बाय स्टेम कटिंग, बाय लेयरिंग एंड बाय ग्राफ्टिंग. ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं लेसन कंप्लीट करती हूँ. आगे का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. आपको कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो. और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज कंप्लीट इन योर बुक
बुक एंड FB ऑल्सो। FB में और आपकी ये बुक में दोनों में कंप्लीट करना है। लेसन नंबर 12 की PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको डाउट या फिर क्वेरी है तो कॉल करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।